बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम शज़ा अमजद एंड आज हम लोग फिज़िक्स चैप्टर 1 के पहले 5 टॉपिक्स विच इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, फिज़िकल क्वांटिटीज़, एसआई यूनिट, प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स से। अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाई है और इसी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए इंसान ने अपनी तमाम परेशानियों के हल तलाश किए। तो किसी भी चीज़ का पहले जायज़ा लिया जाता था, फिर उसके बारे में सोच समझ के ऐसे एक्सपेरिमेंट प्लान किए जाते थे कि उससे उस बात को जिस पे वो लोग सोच रहे हैं वो प्रूव हो कि वो सही है या प्रूव हो कि वो गलत है। तो जो चीज़ें तो हो जाती थी प्रूव एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उस सब को आगे पढ़ना शुरू कर दिया जाता था और एक एक्सपेरिमेंट बुनियाद बनता था अगले एक्सपेरिमेंट की, और इसी तरह ये सीक्वेंस चलता जाता रहा। अब जो नॉलेज एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मिलता है उसको साइंस कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो किस तरह काम कर रही हैं, इसके बारे में डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट व्यूज़ दिए। उसमें फिर व्यूज़ को इस तरह असेंबल किया गया, मतलब इस तरह से जोड़ा गया कि वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव हो जाए। और जो चीज़ें तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव हो गई उन सबको साइंस कहा गया, उन सब में साइंस चला गया। अब आ जाते हैं साइंस। साइंस का लफ्ज़ जो है वो लैटिन का वर्ड है साइंटिया, उससे डिराइव है, और साइंटिया का मतलब है नॉलेज। इससे आपने ये हरगिज़ मतलब नहीं लेना कि आर्ट सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, वो भी नॉलेज है, लेकिन वो क्रिएटिव नॉलेज है। और ये कि हमारे पास जो नेचर है, यानी जो हमारी दुनिया में इर्द गिर्द सारा सामान है, वो कैसे वर्क कर रहा है। अब आ जाते हैं 18th सेंचुरी से पहले तक लोगों का ध्यान साइंस की तरफ नहीं था, बल्कि और चीज़ों में वो लोग ज़्यादा पड़े हुए थे कि सरवाइव कैसे करना है, और मतलब इतना ज़्यादा किसी को साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। और अगर आप देखें तो ये वो वाला पीरियड है कि जिसमें मुसलमानों की किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ब्रिटिश ने साइंस की तरफ ध्यान दिया। अच्छा, तब साइंस जितनी भी थी ना, जितनी भी था, वो सबको सब नेचुरल फ़िलासफ़ी में आ गया। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, किताबें बड़ी होती गई। अब इतनी बड़ी किताबें जो हैं वो पढ़ी नहीं जाती थी, तो उन्होंने उस नॉलेज को डिवाइड कर दिया इनटू 2 डिविजन्स। ठीक है, अब आ गई जी डिविजन्स। डिवीजन थी बायोलॉजिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज। बायोलॉजिकल साइंसेज जो थी वो कंसर्न थी लिविंग थिंग्स से। लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है? ह्यूमन, एनिमल, फंजाई, फिर प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया, वायरसेस टू सम एक्सटेंट। अच्छा, टू सम एक्सटेंट मैंने जिसलिए कहा है ये आप बायोलॉजी की टीचर से पूछेगा, वो आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगी। अच्छा, आगे आ जाते हैं हमारे पास प्लांट्स। इसी सब ना लिविंग थिंग्स थी, इनके अंदर जो कुछ भी होता वो आ जाता बायोलॉजिकल साइंस में। अब आता था फिज़िकल साइंस। फिज़िकल का मतलब है ऐसी चीज़ जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, इस तरह। तो फिज़िकल साइंस में आ गई वो सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग थी। अब मेजरमेंट्स जो हैं वो सिर्फ साइंस तक तो महदूद नहीं है। आप खुद बताएं कि आपके इर्द गिर्द ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसमें मेजरमेंट्स है। आप अपनी हाइट मेजर करते हैं। चलें, अब जब मैं आपसे पूछती हूँ एक क्वेश्चन कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, तो आप मुझे कोई वैल्यू बताएंगे ना, तो वो सब है मेजरमेंट्स। अब मेजरमेंट्स जो हैं उनका इतना रोल है हमारी लाइफ में कि अगर हम अपनी लाइफ से मेजरमेंट्स निकाल देना तो कोई चीज़ भी चल ही नहीं सकती हमारी लाइफ में। इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ में एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेजरमेंट्स के बगैर हो। और अब जैसे देखें, अगर मेजरमेंट्स निकाल दिए, केजी वगैरह वाला सिस्टम निकाल दिया, तो आपको अम्मी जब चीनी लेने भेजेंगी तो आप कैसे चीनी लेके आएंगे? मतलब वो आपको ऐसे ही अंदाजे के हिसाब से चीनी दे देगा। कभी वो 10 रुपये की 1 किलो चीनी दे देगा, कभी वो 10 रुपये की आधा किलो चीनी दे देगा, मतलब इस तरह ना। तो मेजरमेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। आगे जाते हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स का जिक्र करें और ब्रांचेस का जिक्र ना करें, पॉसिबल तो नहीं है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक क्या करता है? गाड़ियाँ से ही करता है ना। तो मैकेनिक्स वो ब्रांच है जो कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट,
अब मैकेनिक के पास आप गाड़ियाँ लेके जाएंगे और वो उसको चलाने में मतलब इस तरह करेगा, कोई मसला होगा तो ही मैकेनिक के पास लेके जाएंगे ना, तो वो उस चीज़ को चलाने में हेल्प करेगा। इसी तरह मैकेनिक्स वो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जिसमें आप मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके क्या कॉजेज़ हैं, कैसे चलेगा मतलब, ठीक है, फिर उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आप उसमें पेट्रोल डालेंगे तो ही चलेगा ना, तो ये सब आप पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। अच्छा, आप पेट्रोल डालेंगे तो ऐसी क्या चेंजेस आएंगी कि वो चलेगा। आगे आ जाता है हमारे पास हीट। हीट जो है ना, हीट का सबको ही बताया कि ना गर्मी से, अब अगर आप किसी चीज़ को गर्म करना शुरू कर देंगे तो वो पिघलेगी ना, तो ये सब कुछ हीट है, ठीक है। अब वो पिघलेगी क्यों, ठीक है, क्योंकि हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है। अच्छा, अब वो ट्रांसफ़र हो रही है तो उसकी फ़िज़िकल स्टेट में क्या इफ़ेक्ट है, जैसे अगर आप पानी को रखते हैं तो पानी हीट की वजह से एवापोरेट होगा। अब हीट ट्रांसफ़र हुई पहले चूल्हे से, ठीक है, चूल्हे में जो गैस आई वो फ्यूल था, उसकी एनर्जी यूज़ करते हुए हीट ट्रांसफ़र हुई पैन में, पैन में चला गया बर्फ़, बर्फ़ में बर्फ़ को एवापोरेट किया, एवापोरेट, वो सारा प्रोसीजर हीट में आ जाएगा। आगे आ जाते हैं साउंड। साउंड जो है वो फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव से डील करती है, यानी आवाज़ कैसे ट्रेवल करती है हवा में। इसमें आगे जाके आप एक वो पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट, कि अगर आप एक कमरे से हवा निकाल दें या एक जार से हवा निकाल दें तो वहाँ पे आपको आवाज़ भी नहीं आएगी, बेल बजेगी लेकिन आपको आवाज़ नहीं जाएगी, ठीक है। फिर आगे आ जाता है लाइट। लाइट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टी, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लाइट जो है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ ये है कि ये ह्यूमन लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब फिज़िकल एस्पेक्ट, बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं कि आपकी आंखें कैसे देखती हैं, ये सब आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि जी लाइट जो है वो एक मिरर से कैसे पास करेगी, एक प्रिज्म से कैसे पास करेगी, पानी के अंदर कैसे पास करेगी, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि मतलब वो फोटोन की फॉर्म में मूव करती है या कैसे मूव करती है। फिर आ जाता है हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो आप ग्लासेस पहनते हैं, लेंस लगाते हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, ये सब कैसे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना वो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड मोशन है। एक मिनट, हाँ, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। अब अगर चार्जेस एट रेस्ट होंगे तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी होगी, और अगर वही चार्जेस मोशन में हैं तो वो मैग्नेटिज्म हो जाएगा। फिर उनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये सब आप आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर एक कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रही है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेट इफेक्ट भी आ जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं जिसे। अच्छा, और अगर एक मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ किसी तरह भी, आइदर आप एरिया चेंज करें या कुछ भी, तो उसकी इलेक्ट्रिक मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। आ जाते हैं एटॉमिक फिज़िक्स, सबसे इजी पीजी। उसमें यह है कि स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। अब एक एटम के अंदर उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, वैसे वगैरह वगैरह, ये सब जो है ना। फिर आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स। अब एटम के अंदर होता है एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ है ना वो सब है न्यूक्लियर फिज़िक्स। अब आप कहेंगे न्यूक्लियर तो मतलब आप लोगों को एटॉमिक बॉम्ब और इस तरह की चीज़ें इसमें पढ़नी चाहिए, तो यस आप वो भी इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर, अब वो जो एटॉमिक बॉम्ब है उसमें क्या होता है कि एक जो न्यूक्लियस होता है ना उसी के अंदर एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है, और उस न्यूट्रॉन की वजह से इतनी ज़्यादा उसके अंदर से एनर्जी रिलीज़ होती है कि एक एक्सप्लोजन हो जाता है, वो भी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू हीट। तो अब आप पूछेंगे कि एक छोटा सा एटम जो कि आपको नज़र भी नहीं आता तो वो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कैसे कॉज कर लेता है, तो उसकी रीज़न ये है कि वो जो एक एटम नहीं, वहाँ पे बहुत सारे एटम हैं। आगे चलते हैं प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा जो है ना वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैसेस, और फिर गैसेस को भी अगर आप एवापोरेट करते रहें तो वो बन जाता है प्लाज्मा, जो कि होती है आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर।
तो हमारे पास जो इसकी प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सटेंट। अच्छा, प्लाज्मा ना अर्थ पे बहुत कम होती है। नियॉन साइंस के केसेस में अर्थ में प्रेजेंट होती है, और कुछ बल्ब्स होते हैं प्लाज्मा बल्ब्स, उनके केसेस में होती है। वैसे प्लाज्मा जो है ना वो बाकी कंट्रीज़ में ज़्यादा है, जैसे कहते हैं सन जो है वो प्लाज्मा है, यानी उसके लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है, और इतनी ज़्यादा हीट हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब आते हैं जियोफिज़िक्स। जियोफिज़िक्स जो है वो स्टडी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की। तो ये भी हो गई, मतलब अब कैसे, जैसे जियोफिजिस्ट क्या करेंगे, जियोफिजिस्ट ये बता सकते हैं कि अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, या अगर अर्थक्वेक आ गया है तो उसका एपिसेंटर कहाँ पे है, मतलब कोई भी ज़लज़ले की प्रेडिक्शन जो होती है ना वो ये सब करेंगे। और हाँ, ज़लज़ले की प्रेडिक्शन आप यूट्यूब की वीडियो से बिल्कुल ना देखा करें, क्योंकि वो जो है ना मोस्टली फेक ही होती हैं। अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में यह है कि 19वीं सेंचुरी में वो फिज़िकल साइंसेस का भी नॉलेज, अब देखें ना दुनिया में इतनी चीज़ें हैं, तो फिज़िकल साइंसेस का जो नॉलेज था उसको भी उन्होंने डिवाइड कर दिया आगे 5 ब्रांचेस में। अब उसमें था फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मीटियोरोलॉजी। फिज़िक्स जो थी ना वो है, अभी आगे भी आप पढ़ेंगे, जैसे कि मैटर, एनर्जी और उनका आपस में इंटरेक्शन, ठीक है, कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, जो हमारे वर्ल्ड में चीज़ें हैं वो कैसे वर्क करती हैं, ये सब है फिज़िक्स। अब आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एटम्स और उनके न्यूक्लियस, इन सब से कंसर्न है। फिर ये कंपाउंड शम्पाउंड, इन सब से ना केमिस्ट्री है। फिर आ जाते हैं एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ स्टार्स। फिर आ जाते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी है जी ये आसमानों ज़मीनों की, मतलब इस तरह की ना ज़मीन की स्टडी। फिर आ जाते हैं मीटियोरोलॉजी, सबसे अच्छी ब्रांच, ये जो वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट होता है ना, जो बताता है कि आज बारिश होगी, कि कल बारिश होगी, परसों धूप होगी, इस तरह की चीज़ें। फिर जो बताता है कि जी सैलाब आने के चांसेस हैं, ये है वो है, इस तरह का मौसम से रिलेटेड जो कुछ भी है ना वो मीटियोरोलॉजी होती है, ठीक है। फिर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स, और फिज़िक्स की ही बेसिस पे बाकी सब भी होती हैं। फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं मैटर, एनर्जी और उनका आपस में इंटरेक्शन। ये जो डेफिनेशन है ना, यहाँ से फिज़िक्स, यहाँ पे In physics, we study matter, energy and their interaction. The laws and principles of physics help us understand nature. यहाँ तक है फिज़िक्स की डेफिनेशन, ठीक है। अब मैटर क्या होता है? Anything that occupies space and has mass is called matter. एनर्जी है एग्रीगेशन ऑफ फोटॉन्स, जो कि किसी भी दूसरी चीज़ को एक्साइट करने की कैपेबिलिटी रखती है। अब उनका आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है, इसको आप ना रट्टा लगा लें बस। आगे हमारे पास आ जाता है, ये सब वही आम सी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, जैसे कार, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, रेफ्रिजरेटर, वो मैंने आपको पहले बता दिया, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब इन्होंने एंड पे अपनी तारीफ़ें की हुई हैं कि एक भी डिवाइस ऐसी नहीं है जिसमें फ़िज़िक्स ना हो, यानी वही अगर आप लोगों ने 3 इडियट्स देखी हो तो उसके अंदर वो कहता है कि हम लोग पैंट की ज़िप से लेके नोज़ की टिप तक, पैंट की ज़िप से लेके नोज़ की टिप तक मशीनों से घिरे हुए हैं। तो यही बात उन्होंने ज़रा मुश्किल अल्फाज में की हुई है। चलें जी, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, हर चीज़ जो मेजरेबल है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटी। अब जिस चीज़ को भी आप नाप सकते हैं वो है फ़िज़िकल क्वांटिटी। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं, जैसे सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी हाइट है 5'5", ठीक है, 5 फीट 5 इंचेस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि मेरी हाइट है 5'5", इसी को आप डिफरेंट तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। आप फीट और इंचेस में मेजर कर सकते हैं, इसके अलावा आप सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं, आप इसके अलावा इसको मीटर्स में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ इंचेस में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ फीट्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे मेरी हाइट को अगर देखा जाए तो दैट वुड बी 5.5 फीट, ठीक है, 5.5 फीट। अब इसमें 5.5 जो है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो फीट है वो है यूनिट। इन्होंने यही बताया कि जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं उनको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसके एग्जांपल में है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। फ़िज़िकल क्वांटिटी में 2 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। नंबर 1 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, जैसे 5.5, ठीक है। नंबर 2
यूनिट। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, एक छोटा सा बच्चा है, उसकी 1.4 सेंटीमीटर है, हाँ मेरी 163.5 सेंटीमीटर बनती है, ठीक है, तो उसकी 1.4 सेंटीमीटर है, यानी वो काफ़ी छोटा है मुझसे। तो 1.4 जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, और जो सेंटीमीटर है ना वो है इसका यूनिट, ठीक है। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को आगे उन्होंने फर्दर डिवाइड किया हुआ है इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड डेराइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिसकी बेसिस पे सारी मेजरेबल क्वांटिटीज़ डिफाइंड है, ठीक है। लेट मी ज़ूम इट, ओके, थोड़ा सा नीचे हो जाए यार, सॉरी। अच्छा, 7 होती हैं बेस क्वांटिटीज़ और डेराइव क्वांटिटीज़ काउंटलेस होती हैं। अच्छा, इन सब की बेसिस पे डेराइव क्वांटिटीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक बेस क्वांटिटीज़ जो है ना वो हैं सारी की सारी ईंटें, ठीक है। अब एक बेस क्वांटिटी एक ईंट है। अब इस बेस क्वांटिटी की बेसिस पे आपने डेराइव क्वांटिटी, आप दो ईंटें, एक के ऊपर एक ईंट भी लगा सकते हो, एक के साथ एक ईंट भी लगा सकते हो, तो इससे बन जाएगी डेराइव क्वांटिटीज़। अब जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं वो कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अब डेराइव क्वांटिटीज़ जैसे कि मैंने बताया कि दो या दो से ज़्यादा ईंटें हैं बेस क्वांटिटीज़, तो दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ जिस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगी, किसी भी चीज़ को, उसको कहेंगे हम डेराइव क्वांटिटीज़। उसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ है। आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नेक्स्ट चीज़ है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ना उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी ये है कि जी एक था हमारे पास देहाती किसान, उसने रखी हुई थी काफ़ी ज़्यादा भैंसें और वो ना दूध का कारोबार करता था, ठीक है। वो एक दफ़ा गया एक दुकानदार के पास, उसने कहा मुझे चाहिए चीनी, ठीक है। दुकानदार ने उसे कहा कितनी? वो कहता है 2 किलो चीनी चाहिए, ठीक है। अब ना इसने वो चीनी ले ली, दुकानदार के पास काफ़ी अच्छा सा वेइंग मशीन थी, उसने उसका वज़न करके अच्छा खासी उसको ना 2 किलो चीनी दे दी। अब ना वो 2 किलो चीनी ले गया, दुकानदार ने उसे जाते हुए कहा कि तुम ऐसे किया करो, मैं तुम्हें ना चीनी दे दिया करूँगा, तुम मुझे उसके बदले दूध दे दिया करो। दुकानदार ने कहा कि मुझे ना तुमने 2 लीटर दूध ला के देना है कल, ठीक है। उसने कहा ठीक है, मेरी तो अपनी भैंसें हैं, मेरे पास तो फ्री का दूध है, मैं दे देता हूँ, ठीक है। इसको कहते थे बार्टर सिस्टम। अब ना वो गया घर, बेचारा देहाती सीधा साधा बंदा था, ना उसके पास कोई वेइंग मशीन थी। उसने क्या किया, उसने ना तराजू लिया, तराजू का एक पलड़े में रखी वो 2 किलो चीनी, दूसरे पलड़े में दूध का बर्तन में डाला दूध। अब वो जब इक्वल हो गए ना तो उसने कहा चलो जी ये तो हो गया 2 लीटर दूध। अब वो ये 2 लीटर दूध लेके गया दुकानदार के पास। दुकानदार था काफ़ी तेज़, अपना नुकसान तो दुकानदार आपको पता है करता नहीं है। उसने क्या किया, उसने कहा कि ये जो 2 किलो दूध है ना, ये 2 लीटर दूध जो है ना ये 2 लीटर नहीं है। तो वो दुकानदार उसे कहता है भाई मैं तो सीधा साधा बंदा हूँ, ना मुझे चलाकी और शायरी आती है, जितनी तुमने चीनी दी थी उतनी ही मैंने तुम्हें दे दी है दूध, अब इसमें मेरी क्या गलती हुई ये तो बताओ। तो वो आगे से कहता है कि नहीं तुमने तो मुझे कम दिया है। अच्छा, इस तरह की लड़ाई होना शुरू हो गई। उसने कहा या तो तुमने मुझे चीनी कम दी है, या फिर तुम जो है ये दूध के बारे में कह रहे हो कि ये कम है, तुम मुझे धोखा देना चाहते हो, धोखा वो भी मेरे साथ, ना ना ना। अच्छा, इस चीज़ को ना आइडेंटिफाई करने के लिए साइंटिस्ट जो उधर उनकी लड़ाई देख रहे थे उन्होंने कहा कि चलो हम ना इन हर चीज़ क्वांटिटी के ना एक स्पेसिफिक यूनिट रख लेते हैं और फिर उसको मेजर करने के लिए हम उस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट रख लेते हैं। दूध को मेजर करने के लिए हम लीटर वाले वो ग्लास टाइप रख लेते हैं, फिर इसके अलावा चीनी को मेजर करने के लिए हम लोग वेट्स और इस तरह सॉलिड, ठीक है। अब इस सब को करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया, ठीक है।
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको कॉमनली हम कहते हैं SI। हर चीज़ उल्टा करने की आदत है ना, देखिए 9/11 बेसिकली 9 सितंबर है, ओह सॉरी 11 सितंबर है, माय बैड। तो इस तरह की चीज़ें ना उल्टा करने के लिए हम उसे SI यूनिट कहना शुरू हो गए। और उसमें ना पेरिस में हुआ ये कि उन्होंने एक 11th जनरल कॉन्फ्रेंस 1960 में पेरिस में उन्होंने ना एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, जिसको सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, वो डिवाइस कर लिया और उसमें हर चीज़ का एक यूनिट हो गया। अच्छा, उसमें अब 2 तरह के यूनिट्स हैं, बेस यूनिट्स और डेराइव यूनिट्स, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें, देखें अब इसमें एक कॉमन एग्जांपल, अमेरिका वाले ना वेट के लिए यूज़ करते हैं पाउंड, हम और ब्रिटिश, क्योंकि हम ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, हमारी तो अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है, तो वो यूज़ करते हैं किलोग्राम। तो अब सिंस ये पेरिस में हुआ था और पेरिस जो है वो फ्रांस में और फ्रांस यूरोप में, तो उन्होंने तो ब्रिटिश सिस्टम ही फॉलो करना था, इसीलिए जो इंटरनेशनल यूनिट है वो केजी। अब अमेरिका वाले जो हैं वो पाउंड्स में करते हैं, बाकी सारे केजी में करते हैं। अब कोई अगर अमेरिकन आए इधर तो वो अपना वेट 160 पाउंड नहीं बताएगा, क्योंकि अगर वो 160 पाउंड बताएगा तो कॉमन ब्रिटिशर अगर वो यूनिट को फोकस ना करे तो वो यही समझेगा 160 इतना ज़्यादा वेट, वो उससे पूछेगा लगता तो नहीं है तुम्हारा इतना ज़्यादा वेट 160 किलो, तो वो कहेगा ओ सॉरी मैं यूनिट बताना भूल गया, मेरा 160 पाउंड वेट है। इसी तरह अगर एक जी यहाँ से बंदा जाए वहाँ जाके वो बताए कि मेरा वेट है जी 70 kg, तो वो कहेगा 70 पाउंड्स, इतने वीक, तुम्हें इतना वीक लगते तो नहीं हो। दिस इज़ व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं बेस यूनिट्स और डेराइव यूनिट्स की तरफ। बेस यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, और डेराइव यूनिट्स, हाँ आई मिस्ड वन थिंग, सॉरी, ये उसी की डेफिनेशन दोबारा लिखी हुई है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये भी आप प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और 1 लीटर के अंदर 1 DM क्यूब होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM क्यूब, ठीक है। आगे हमारे पास चलते हैं अब हम बेस यूनिट्स की तरफ। बेस यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे वो सब होंगे बेस यूनिट्स। अभी आपने याद तो कर लिया होगा कि बेस क्वांटिटीज़ हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी। तो सबसे पहले लेंथ को मेजर करते हैं हम मीटर्स में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, अच्छा टाइम को मेजर करते हैं सेकंड्स में, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पेयर में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडला में, टेम्परेचर को केल्विन में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ठीक है। इन सब के सिंबल्स आप देख लेंगे। और ये लेंथ का L है, स्मॉल l, ठीक है। I जो है ना वो करंट के लिए यूज़ होता है, इसलिए ये स्मॉल l है लेंथ के लिए। अब आगे हमारे पास आ जाता है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर का, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दोनों एक ही चीज़ लगती है लेकिन ये एक चीज़ नहीं है। आप उन्हें फ़ौरन से बताएंगे क्योंकि आप बहुत लाइक माशाल्लाह, तो आप कहेंगे मैस जो होता है वो किलोग्राम में क्यों होता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में क्यों होता है। तो हालांकि ये सेम चीज़ें हैं, तो आप उन्हें ये कहेंगे कि जो मैस होता है ना वो मैक्रोस्कोपिक, यानी जो चीज़ें हम आँख से देख सकते हैं, यानी बड़ी चीज़ों के लिए होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं kg में, जबकि अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जो है उसे हम कहते हैं मोल में। अब मोल का मतलब ये है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम या मॉलिक्यूल या आयन का जो मैस है ना उसको हमने 1 मोल कहा है, यानी इतने ज़्यादा एटम मिलके 1 मोल बनाते हैं। तो आप उन्हें फ़ौरन से बोलोगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के लिए जो आँख से नज़र नहीं आती, जैसे एटम, जैसे न्यूक्लियस, जैसे आयंस, उनके लिए होता है, जबकि मैस होता है मैक्रोस्कोपिक। जैसे एक सेब का वेट होगा 0.4 kgs, इस तरह। एक्सक्यूज़ मी। डेराइव यूनिट्स जो होते हैं ना वो होते हैं जो डेराइव क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और अब जैसे मैंने आपको बताया था वो ईंटों वाला कॉन्सेप्ट कि 2 ईंटों को आपस में एक के ऊपर एक रखोगे यानी डिवाइड करोगे, या एक के साथ एक रखोगे, ठीक है।
तो इसी तरह डिराइव यूनिट्स को आप एक दूसरे के साथ या तो मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास आ जाती है स्पीड है मीटर पर सेकेंड। मीटर था यूनिट लेंथ का, सेकेंड था यूनिट टाइम का, यानी इससे हमें ये पता चल गया कि स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। इसी तरह एक्सेलरेशन जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जिसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं। अब इसमें मीटर पर सेकेंड हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मीटर लेंथ का यूनिट है, सेकेंड जो है वो टाइम का, फिर सेकेंड दूसरा टाइम का। तो इसके लिए मतलब ये अच्छा नहीं लगता ना कि सेकेंड पर सेकेंड ओवर सेकेंड, तो इतना ओवर टाइम तो नहीं हो सकता ना, कोई एक आम इंसान भी इतना ओवर टाइम नहीं कर सकता। तो इसलिए हम इसको कहते हैं v/t, यानी वेलोसिटी हमने ऊपर देखा मीटर पर सेकेंड, नीचे एक्सेलरेशन थी मीटर पर सेकेंड, तो हमने कहा वेलोसिटी बाय टाइम। इसी तरह वॉल्यूम क्यूबिक मीटर है, न्यूटन। हाँ, अब ये आते हैं ना इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखें, हमें न्यूटन का नाम याद तो रखवाना था उन्होंने कि न्यूटन भाई बड़ा काम का बंदा था, उसने फिज़िक्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा, तो जी उसके नाम पर हमने रख दिया फोर्स का यूनिट, ठीक है। अब फोर्स का ये आगे आप देखेंगे तो केजी, यानी इसमें मास है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, और फिर पर सेकेंड है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन। तो इससे हमने क्या किया, F = m यानी मास ए एक्सेलरेशन। इसी तरह पास्कल है, पास्कल में हमारे पास फोर्स ओवर एरिया हो जाएगा। ये है, ये बहुत इजी है। तो आप आगे जैसे यूनिट्स पढ़ोगे ना, यूनिट्स ही पढ़ने हैं आपने आगे पूरी फिज़िक्स में। तो ये हमारे पास हो गया। एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस जो होते हैं ना वो इस तरह के, अब अगर देखें जैसे ये देखें, आपके पास एक वैल्यू है 20000000000, कितना डिफ़िकल्ट होता है ना इतने ज़्यादा ज़ीरो लिखने का। तो इसको कम करने के लिए हमने स्टार्ट कर दिया ये कि हमने इन ज़ीरोज़ को, जितने ज़ीरोज़ हैं 10 × 10 × 10, और ऊपर जितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे वो वैल्यू डाल दी। जैसे इसके केस में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरोज़ हैं, तो हम इसे कर देंगे 10⁻⁹। अब ये देखें इन 10, अब इसे एक तरीका ये है कि हम इसको लिख दें 2 × 10⁻⁹, ठीक है। अब ये भी लिखने में हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है, तो इसका मतलब है कि हम लोगों को आदत है इससे भी छोटा लिखने की, तो हम क्या करते हैं 10⁹ को हमने नाम दे दिया गीगा, ठीक है। और आगे कोई भी यूनिट हो सकता है, गीगा ग्राम्स हो सकता है, गीगा हर्ट्ज़ हो सकता है। गीगा ग्राम्स तो वैसे बहुत कम होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट है। गीगा हर्ट्ज़ हो सकता है, गीगा सेकेंड्स हो सकता है जो कि बहुत कम होता है, और इसके अलावा और इस तरह के ना बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है उसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब आते हैं हम प्रीफिक्सेस की तरफ। अब प्रीफिक्सेस जो है ना वो क्वांटिटीज़ बहुत लार्ज या बहुत स्मॉल के केस में ज़ीरो तो उतने ही होंगे, लेकिन बस वो पॉइंट के बाद होंगे। तो अब ना इसके लिए हम देखते हैं प्रीफिक्सेस का टेबल। प्रीफिक्सेस में सिर्फ इसका टेबल इम्पोर्टेंट है। तो एक्सा 10⁻18, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो। 10⁻18, 15, 12, 9, 6, 3, 2, 1। अच्छा, हेक्टो जो है ना, इसमें से हेक्टो ये यूज़ होगा लैंड की मेजरमेंट में। डेका 10 × 1, ठीक है। अब डेका के बाद ना सारे के सारे शुरू हो जाते हैं नेगेटिव की तरफ, ठीक है, नेगेटिव की तरफ। अब आगे हमारे पास आ जाते हैं, अच्छा अब आपने इसे याद कैसे रखना है कि डेका के बाद, डेका होता है डेकेड। डेकेड आपने वर्ड सुना होगा, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट अयूब खान का, या इस तरह 10 साल को कहते हैं एक डेकेड। तो अब 10 हो गए, यानी 10 की पावर 1, तो अब 10 की पावर 1 हो गई, इसका मतलब है कि 10, सिर्फ 10।
अब 1 के बाद क्या आता है, 0 तो नहीं लिख सकते ना, 0 नहीं लिखेंगे तो हम इसको नेगेटिव में स्टार्ट करेंगे। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो एंड एटो, ये है सारा। अच्छा, प्रीफिक्सेस के बारे में ये है कि डबल प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं होते। इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं, छोटा सारा एग्जांपल है, भरा नहीं होगा। अब देखें, जैसे हमारे पास है 2000 मेगा हर्ट्ज़, ये मेगा हर्ट्ज़ वगैरह आपने सुना होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी और इस तरह, ठीक है। अब 2000 मेगा हर्ट्ज़ जो है, अब आपको ये 3 ज़ीरो लिखना भी है, ठीक है। तो ये भी अब आप, हम लेज़ी तो इंसान बहुत है ना, तो वो क्या कहेगा कि मैं इसको 2 इंटू मेगा कितना होता है 10⁻6, 3 ये ज़ीरो और 6 वो ज़ीरो, 3 + 6 कितना होता है बच्चों 10⁻9। तो 9 मैंने आपको जैसे कि पहला बताया क्या होता है, गीगा, तो हम इसे कर देंगे 2 गीगा हर्ट्ज़, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इसी तरह अगर हम अब सिर्फ पॉजिटिव थोड़ी होता है, थोड़ा सा नेगेटिव, आजकल वैसे भी नेगेटिविटी बहुत है, 4 5 6 2। अब देखिए इतने ज़ीरोज़ लिखने पड़े, तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स के बाद जितने भी हैं ना वो सबको। अब 7 तो आपको पता है कि नहीं होता, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻7, ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम इसको कर सकते हैं 0.2 इंटू 10⁻⁻6। तीसरी चीज़ हम कर सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻8। और चौथी चीज़ हम इसको कर सकते हैं 200 इंटू 10⁻⁻9। अब इसमें से हमने देखना है कि कौन कौन से प्रीफिक्सेस के टेबल में आते हैं। ये वाला आता है प्रीफिक्सेस के टेबल में, माइक्रो, ये वाला आता है प्रीफिक्सेस के टेबल में, नैनो, ठीक है। तो हम इसको मोस्ट प्रेफरेबली ये करेंगे या ये करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन जो है ना, अब वो आगे से साइंटिफिकली अगर हम देखें ना, सारे सही हैं, एक ही चीज़ को कहने के डिफरेंट तरीके हैं। कान को इस तरफ से पकड़ें या उस तरफ से पकड़ें, बात एक ही है। तो साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से ये सही है, लेकिन अगर आपने प्रीफिक्सेस में देना है तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। वापस चलते हैं अपने प्रीफिक्सेस की तरफ। तो ये भी हमारा हो गया। वर्ल्ड नो टोबैको डे, आपको सिगरेट बिल्कुल नहीं पीनी, क्योंकि टोबैको कंपनीज़ वो वाहिद कंपनीज़ हैं जो आपको आपके पैसे लेके मौत बेचती हैं। चलें भाई, तो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे जल्द ही। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर गाइस।